नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। पिताजी गुजरे तब मेरी उम्र 12 साल की थी। गीता दीदी 18 और भैया 22 साल के थे। अचानक हुए इस हादसे को हम सब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। मुझे समझ थोड़ी कम थी, फिर भी इतना भी नासमझ नहीं था कि पिताजी के जाने का अर्थ न समझ सकूं। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। कच्ची गृहस्थी थी, ऐसे में उन्हें चारों तरफ सिवा अंधकार के कुछ नहीं दिख रहा था। सारे रिश्तेदार जमा थे। वे माँ को समझाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, मगर वे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। बस एक ही रट लगाए थी कि अब वे शेष जीवन कैसे गुजारेंगी, कैसे गीता की शादी होगी, हम सबको वे कैसे संभालेंगी। उनका रुदन सुनकर सभी की आंखें नम थीं। थोड़ा बहुत वे मामा जी को समझने को तैयार थीं। मामा जी भरे मन से बोले, दीदी दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनकर तब तक खड़ा रहूँगा जब तक तुम्हारा परिवार संभल नहीं जाता। उन्होंने अपना वादा निभाया। रोजाना शाम को बैंक की ड्यूटी से खाली होते तो सीधे घर आकर हमारा हालचाल जरूर लेते। उनके आने से हम सबको बल मिलता। उन्हीं के प्रयास से भैया को पापा की जगह पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिली। फंड से मिले रुपयों से गीता दीदी की शादी हुई। पापा का बनाया मकान था, सो रहने की समस्या नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर संभलने लगा। गीता दीदी की शादी के बाद बचे रुपयों को माँ ने अपने पास बुरे वक्त के लिए रख लिया। इस बीच भैया की शादी के लिए लड़की वालों के रिश्ते आने लगे। माँ को एक जगह रिश्ता अच्छा लगा, सो मामा से राय मशविरा करके भैया की शादी कर दी। अब वे निश्चिंत थीं। ले देकर एक मैं ही बचा था। उन्हें विश्वास था कि मैं कहीं न कहीं पढ़ लिख कर सेटल हो ही जाऊंगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। माँ को अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और वे हम सबको रोता बिलखता छोड़ चली गई। भैया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर मैं अकेला हो गया। मैं उस रोज़ फूट फूट कर रोया, क्योंकि एक माँ ही थी जो मेरी राज़दां थी। मैं जब भी कभी उलझन में होता, वे बड़ी आसानी से मेरी समस्या का समाधान कर देती। एक तरह से वे मेरी संबल थीं। माँ की 13वीं तक गीता दीदी मेरे पास रहीं। जब तक थी मेरी तन्हाई पर अंकुश लगा रहा, पर जैसे ही वे चली गईं, घर काटने को दौड़ने लगा। सबसे बुरी बात यह हुई कि जिन भैया भाभी पर मेरी जिम्मेदारी थी, वे ही मुझसे विमुख होने लगे। एक दिन मैंने माँ की पासबुक देखी तो पाया कि उसमें फूटी कौड़ी भी न थी। यह जानकर मैं स्तब्ध रह गया। भैया से पूछा तो बड़े तल्ख शब्दों में बोले, मैं क्या जानूं। पूरे 2 लाख थे भैया, माँ ने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए रखे थे। मैं लगभग रुआंसा हो गया। जब तू जानता था कि पूरे 2 लाख रुपए थे, तो तुझे यह भी पता होगा कि रुपए कहाँ गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ ने इतने रुपए बैंक में रखे हैं। भैया बड़ी सफाई से अपना दामन बचा ले गए। भैया याद कीजिए, माँ ने आपको मेरी अनुपस्थिति में कुछ दिया हो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। माँ से दिन रात तो तू चिपका रहता था। तुम दोनों क्या खिचड़ी पकाते थे, मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। फिर वे कहाँ से मुझे रुपये देंगी। मुझे रुपयों की ज़रूरत ही क्या है जो उनसे मांगूंगा और वे मुझको देंगी। खिचड़ी कैसी बात कर रहे हैं। ना मैंने ना माँ ने आज तक आपसे कुछ छिपाया। पापा का जो भी फंड मिला उससे गीता दीदी की शादी हुई और शेष रुपये जस के तस बैंक में जमा थे। तो इसलिए कि अगर मुझे बेहतर पढ़ाई करनी होगी तो आपसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इतना घमंड। माँ आप पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थी, अब आप इसे जिस रूप में लें, कहकर मैंने इस विवाद को विराम दिया, क्योंकि जब मैंने देखा ही नहीं तो क्या कर सकता हूँ। जबकि सच्चाई यही थी कि रुपये भैया ही ने लिए थे। माँ की आदत थी, वे चेकों पर अग्रिम हस्ताक्षर बनाकर रखती थीं, ताकि पेंशन के रुपये लेने के लिए मुझे माँ का इंतज़ार न करना पड़े। कभी कभी माँ दीदी के पास चली जाती थी तो वहीं से फ़ोन कर देती कि मैंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तू पेंशन निकाल लेना। माँ के इस विश्वास का भैया ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया।
माँ के मरने की खबर रिश्तेदारों को देने जब मैं घर से बाहर निकला, उसी समय भैया भाभी को मौका मिला माँ का बक्सा खोलकर चेक और उनके रखे कुछ गहनों को चुराने का। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक तरफ माँ की लाश जमीन पर पड़ी हो, दूसरी तरफ भैया ऐसे कुत्सित प्रयास में लिप्त रहेंगे। ये सब सोचकर मेरा मन भीग गया। उस रोज़ माँ पिताजी की खूब याद आई। अगर आज वे जिंदा होते तो शायद यह सब ना देखना पड़ता। इन सब वजहों से मैं ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया। घर में भैया भाभी का मेरे प्रति कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं था। वे मेरे साथ बेगानों की तरह व्यवहार करते। आखिरकार जब मेरी पढ़ाई रुक गई तो मैंने एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी कर ली। तनख्वाह कोई खास न थी। हाँ, लोगों की टिप्स ठीक ठाक मिल जाया करती थी। अब एक महीना भी न गुजरा था कि एक दिन मैंने भाभी को भैया से यह कहते सुना, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे देवर जी? 1 महीना होने दो। भैया बोले, अभी से कान भरोगे तभी कुछ सोचेगा। भाभी बोली। भैया ने घुमा फिरा कर भाभी की बात मेरे सामने दोहरा दी। मुझे नागवार लगा। भाभी ने सही, कम से कम भैया को तो सोच समझकर बात करनी चाहिए। एक तो मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई, दूसरे नौकरी लगे जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए और घर खर्च का ताना देने लगे। अस्पताल से लौटने में कभी कभी मुझे देर हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रात मैं देर से घर लौटा तो पाया कि घर के फाटक पर ताला लटक रहा था। मैंने पड़ोसी से चाबी लेकर फाटक खोला। कमरे की चाबी भैया एक खास जगह रखकर जाते थे जिसका सिर्फ मुझे पता था। वहाँ से चाबी लेकर मैंने कमरा खोला। बहुत भूख लगी थी। रसोई में जाकर बर्तन उल्टा पुल्टा करके देखे, खाने के लिए कुछ ना मिला। खिन मन से भैया को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वे ससुराल में हैं। अगले दिन दशहरा था, सो मनाकर ही लौटेंगे। मैंने स्वयं रोटी बनानी चाहिए। जैसे ही गैस जलाई, कुछ सेकंड जली, फिर बंद हो गई। रात 12 बज गए। अब इतनी रात मुझे बाहर भी कुछ खाने को मिलने वाला ना था। ऐसा ही था तो भैया मुझे फ़ोन कर देते, मैं बाहर ही खा पी कर आ जाता। खुद तो ससुराल में दावत उड़ा रहे हैं और मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ गए। यह सोचकर मुझे तीव्र क्रोध आया, वहीं अपने हाल पर रोना भी। भैया को मुझसे क्या अदावत है जो इतना दुराव कर रहे हैं? भाभी ही उनकी सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। अगर इतना ही है, साफ साफ कह देते, मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। यही सब सोच करके मैंने स्वयं पहल की। तनाव में रहने से अच्छा है मैं खुद ही अलग हो जाऊं। दशहरा बीतने के बाद भैया भाभी घर लौट आए। आप लोग नहीं चाहते हैं तो मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। भाभी ने सुना तो तुनक गई, बोली, यह तो अच्छी बात हुई। 6 महीने से हमारा खा रहे थे, अब जब कमाने लगे तो अलग गुजारे की बात करने लगे। अलग गुजारे के लिए आप लोगों ने विवश किया। वैसे भी 6 महीने खिलाकर कोई एहसान नहीं किया। 2 लाख रुपए थे माँ के खाते में, जिसे आप लोगों ने छल से निकाल लिया। मैंने भी कहने में कोई कसर न छोड़ी। अब जब अलग रहना ही है तो मन की भड़ास निकालना ही मुझे उचित लगा। बेशर्म, हम लोगों पर इस तरह इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? भैया चीखे। हकीकत है भैया, आज वह रुपया होता तो मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अस्पताल की मामूली नौकरी ना करनी पड़ती। तो क्या कलेक्टरी करते? कलेक्टरी नहीं करता मगर ढंग से नौकरी तो करता। आपने पिता का फ़र्ज़ निभाना तो दूर, मेरा हक मार लिया। उन्हें मेरा कथन इतना बुरा लगा कि मुझे थप्पड़ मारने के लिए उठे, मगर न जाने क्या सोचकर रुक गए। आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म, कहकर भैया अपने कमरे में चले गए। पीछे पीछे भाभी भी पहुंची। ऐसा भाई मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। बड़े भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा है। 6 महीने से खिला पिला रहे थे यह सोचकर कि भाई है, उसका यह सिला दिया, एहसान फरामोश। भैया सुनते रहे। तभी बड़ी बहन गीता आ गई। मैंने भरसक माहौल बदलने की कोशिश की तो भी वे समझ गईं। जब तक माँ जिंदा थी भैया भाभी ने उनकी खूब आवभगत की। माँ पेंशन का आधा हिस्सा उन्हीं लोगों को दे देती थी, शेष अपने लिए रखती। गीता के बच्चों की डिमांड वही पूरा करती। भैया भाभी सिर्फ समय से नाश्ता खाना खिला देते। भाभी को इतना भी फ़र्ज पहाड़ सा लगता। पीठ पीछे भैया से भुनभुनाती। 2-4 दिन के लिए गीता दीदी आती तो भाभी चाहती कि दीदी किचन में उनका हाथ बटाएं। अपने बच्चों का एक भी सामान वे गीता दीदी के बच्चों को देना नहीं चाहती थी। एक दिन रात सोने के समय उनका बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया। दीदी का बड़ा बेटा उसके बिना दूध नहीं पीता था, सो वे भाभी के पास गई। भाभी,
ज़रा सा बॉर्नविटा ले लेती हूँ अपने सोनू के लिए, कल सुबह मंगा लूँगी। भाभी हंसकर टालने की नीयत से बोली, अपना भी यही हाल है, थोड़ा सा बचा है, खत्म हो जाएगा तो मुश्किल होगी। इनका हाल तो जानती हैं। भैया की ओर मुखातिब होकर बोली, कोई सामान लाने में ये कितने आलसी हैं। भैया नज़रें चुराने लगे। दीदी को सब कुछ समझते देर न लगी। उनका मन तिक्त हो गया। वे उल्टे पांव लौट आईं। माँ को पता चला तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। भाभी को सुनाने के लिए उठी तो दीदी ने रोक लिया। क्यों मेरे लिए उनसे बैर लेती हो? मैं आज हूँ, कल अपने ससुराल चली जाऊँगी। रहना तो तुम्हें इन्हीं लोगों के साथ है। माँ मन मसोस कर रह गई। भाभी का मायका आर्थिक रूप से कमज़ोर था। पिता एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर थे। माँ ये सोचकर उन्हें लाई थी कि गरीब घर की बहू रहेगी तो निभाह हो जाएगा, मगर हुआ उल्टा। कुछ न देखने वाली भाभी को जब सरकारी नौकरी वाला आर्थिक रूप से संपन्न पति मिला तो वे स्वार्थी और अहंकारी हो गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। मायके से उन्हें शह मिलती। उनकी माँ चाहती थी कि किसी तरह उनकी बेटी दामाद अपना अचल हिस्सा लेकर स्वतंत्र गृहस्थी बसाएं। माँ के मरने के बाद भरसक उनका यही प्रयास रहा कि किसी तरह मैं इस मकान का अपना हिस्सा उन्हें बेच दूं। मैंने मन बना लिया था कि चाहे वे जो भी कर लें, मैं पिताजी की अमानत नहीं छोड़ूंगा। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के पीछे उनकी यही मंशा थी। इस प्रताड़ना से बचने के लिए जब मुझे तनख्वाह मिलने लगी तो उनके यहाँ खाना छोड़ दिया। यह भी उन्हें बर्दाश्त न हुआ। कभी बिजली तो कभी मकान के टैक्स के नाम पर वे मुझे जब तक परेशान करती। एक दिन मुझसे रहा न गया। बोला, भाभी सबसे ज़्यादा बिजली आप खर्च करती हैं। टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, प्रेस सभी आपके पास हैं। आप भी खरीद लीजिए, मैंने मना तो नहीं किया है। उनकी वाणी में व्यंग का पुट था। मगर बिजली का बिल आधा आपको देना ही होगा। आधा क्यों? कनेक्शन पिताजी के नाम है। घर की आधी हिस्सेदारी आपकी भी बनती है, तो बिल भी तो आधा देना होगा। अच्छा तर्क है आपका। बराबर क्यों? मैं उखड़ा। आप ज़्यादा खर्च करेंगी तो ज़्यादा देंगी, मैं कम खर्च करूँगा तो कम दूंगा। बिजली के नाम पर मैं सिर्फ एक 15 वॉट का CFL और एक पंखे का इस्तेमाल करता हूँ। उन्हें मेरा तर्क नागवार लगा। तुनक कर भैया के पास गई। भैया चुपचाप सुन रहे थे। मुझे अस्पताल की जल्दी थी, सो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर निकल गया। मेरे जाने के बाद दोनों के बीच जो भी खुसर पुसर हुई हो मुझे पता नहीं। हाँ, 2 दिनों बाद भैया ने मुझे अपना फैसला सुनाया। मैं रोज़ रोज़ की किचकिच से उब चुका हूँ। बेहतर होगा हम इस मकान को बेचकर अलग हो जाएं। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे सपने में भी भान नहीं था कि भैया पिताजी की विरासत के प्रति इस कदर निर्मम होंगे। आदमी जानवर पालता है तो उससे भी मोह हो जाता है। यहाँ तो पिताजी के सपनों का आशियाना था। इससे जुड़ी कितनी यादें थीं हमारी। कितने कष्टों को झेलकर उन्होंने ये मकान बनवाया था। किराए के मकान में रहकर उन्होंने बहुत परेशानी झेली थी। 10 किराएदारों के बीच सुबह 4 बजे ही मम्मी पापा को उठना पड़ता था ताकि सबसे पहले पानी भर सकें। साझा बाथरूम अलग सिरदर्द था। चील कौओं को पानी देने वाला समाज व्यवहार में भैया जैसा ही होता है। लिहाजा मैंने मन मारकर उनके फैसले पर मुहर लगा दी। मकान बिकने के बाद भैया ने दीदी को फूटी कौड़ी भी न दी। मामा ने मुझे सलाह दी कि अगर बड़े भैया गैर जिम्मेदार हो गए हैं तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उन्हीं के कहने पर मैंने 50,000 रुपये दीदी को पापा के हक के नाम कर दे दिए। उन्होंने भरसक मना किया, यहाँ तक कि रिश्ते की कसम देने की कोशिश की, मगर मैं टस से मस नहीं हुआ। जीजाजी थोड़े रुष्ट हुए। कहने लगे, किस चीज़ की कमी हमारे पास है? उस धन पर तुम दोनों भाइयों का हक है। भले ही उन्होंने मना किया, पर मैं ससुराल वालों की मानसिकता को जानता था। पीठ पीछे सास ससुर जरूर ताना मारते। थोड़े रुपयों के लिए मैं नहीं चाहता था कि उनका सिर नीचा हो। मैं किराए के मकान में रहने लगा। वक्त ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया। दीदी के प्रयासों से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी में भैया की तरफ से कोई नहीं आया। मैंने भी मनुहार नहीं की। जब उन्हें अपने फ़र्ज़ की याद नहीं रही तो मैं क्यों पहल करूं? 10 साल गुजर गए। इस बीच भैया भाभी का थोड़ा बहुत हालचाल अन्य स्रोतों से मिलता रहा। एक लड़की पहले से ही थी, 2 और हो गई। वे 3 बच्चों के पिता बन गए। शायद यही वजह रही जो उन्हें शराब की लत लग गई। लड़कियों को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की जगह जिम्मेदारियों से भागने का उनका यह तरीका मुझे कायराना लगा। एक दिन दीदी से खबर लगी कि उनकी हालत बेहद ख़राब है।
वे अस्पताल में भर्ती हैं। मैं सपरिवार उन्हें देखने गया। भाभी ने हमें खास तवज्जो ना दी, उल्टे उल्हाना देने लगी कि संकट की घड़ी में किसी ने साथ नहीं दिया। चाहता तो मैं भी कह सकता था कि आपने कौन सा रिश्ता निभाया। कभी कभार दीदी उनसे मिलने जाती तो इनका मुंह टेढ़ा ही रहता। भैया किसी तरह ठीक ठाक हुए, इस चेतावनी के साथ कि अगर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो निश्चय ही उनका गुर्दा खराब हो सकता है, फिर उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। भाभी सहम गई। वे इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि ठीक से उठ बैठ नहीं सकते थे। ऑफिस कहने के लिए जाते, उनसे कोई काम हो नहीं पाता था। पीने की लत अभी भी नहीं छूटी थी। शाम पीकर घर आते तो लड़ाई झगड़ा करते। वे हद दर्जे के चिड़चिड़े हो गए थे। अपनी लड़कियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते थे, जबकि उनकी बड़ी बेटी ही उनकी देखभाल करने में आगे रहती थी। वे उन्हें हमेशा लताड़ते रहते, कहते कि तुम लोग मेरे लिए बोझ हो। उन्हें एक पुत्र की आस थी, 3 पुत्रियां ही हुईं। एक दिन उनके पेट में फिर दर्द उठा। डॉक्टर के पास ले गए तो उसने वही पुरानी नसीहत दी, मगर भैया पर कोई असर नहीं पड़ा। शराब ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। 1 हफ्ते ऑफिस नहीं गए, जाकर करते भी क्या। एक दिन साहब ने भाभी को बुलाया। मैडम, काम नहीं तो तनख्वाह कैसी? यह सुनकर भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब ने उनकी परेशानी भांप ली। एक रास्ता सुझाया। आप कितनी पढ़ी हैं? इंटर। नियमानुसार ठीक तो नहीं, मगर मानवता के नाते मैं एक रास्ता सुझाता हूँ। आप इनकी जगह यहाँ आकर 10 से 5 बजे तक ड्यूटी करें। काम बेहद आसान है। आपको सिर्फ लिफाफों पर मोहर लगानी है, वे फाइलों को इधर से उधर ले जाना है। भाभी राजी हो गई। इस तरह घर में भैया की देखभाल बड़ी बेटी करती और वे नौकरी। भैया की देखभाल की वजह से बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। इन्हीं झंझावतों के बीच एक दिन खबर आई कि भैया नहीं रहे। सुनकर मुझे तीव्र आघात लगा। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ आया। भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। तीनों लड़कियों के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ से वे असहाय हो गए थे। मेरी पत्नी ने ढाढ़स बंधाया। सब ठीक हो जाएगा। वे अपना रुदन रोक बोली। मैं अकेली औरत 3 बेटियों को लेकर कैसे पहाड़ जैसी जिंदगी काटूंगी? कैसे इनकी शादी होगी? मैंने अपनी ओर से आश्वासन दिया कि भैया की कमी भरसक पूरी करने की कोशिश करूंगा। 15 दिन बाद जब मैं सपत्नी वापस आने लगा तो भाभी रुधे कंठ से बोली, अगर सब एक साथ होते तो अच्छा होता। कम से कम बुरे वक्त में एक दूसरे के करीब होते, एक दूसरे के काम आते। मुझे मौका मिला अपने भीतर वर्षों से जमे जज्बातों को उड़ेलने का। किंचित भावुक स्वर में बोला, भाभी, नौकरी के दरमियान मृत्यु होने पर सरकार उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर इसलिए नौकरी देती है कि परिवार आर्थिक समस्या से ना जूझे और वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाएं जैसे मृतक। क्या भैया ने वैसा किया? उन्होंने तो नौकरी पाकर ऐसे मुख मोड़ लिया जैसे उन्हें नौकरी उनकी योग्यता पर मिली हो। वे ये भूल गए कि नौकरी उन्हें पिताजी की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मिली थी, ना कि अपना घर बसाकर ऐश करने के लिए। भाभी चुप थीं। क्या जवाब देती? आज विपत्ति आई है तब सबकी याद आई। जब उनका सब ठीक ठाक था तो मुझे ठीक से खाना तक नहीं देती थी, बिजली के बिल तक का हिसाब लेती थी। आज परिस्थिति प्रतिकूल हुई तो पता चला कि ज़िंदगी का हिसाब किताब कितना जटिल होता है। क्या उनके पास इस जटिल हिसाब का कोई समाधान है? शायद नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।